आज का हमारा टॉपिक है 1858 से 1919 तक भारतीय शिक्षा का विकास। 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि विदेशी हुकूमत ने अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद भारत में जड़ता की स्थिति को समाप्त किया, जागरूकता का प्रसार किया और भारत में पुनर्जागरण की लहर दौड़ने लगी। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभावशाली प्रभाव शैक्षणिक क्षेत्र में था। पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के संपर्क से भारतीयों को अपनी दयनीय दशा का बोध हुआ। भारतीय समाज विविध प्रकार की रूढ़ियों और कुरीतियों में फंसा हुआ था। भारतीय समाज की इस दशा का अंत कर नवीन युग का सूत्रपात करने में, पुनर्जागरण की लहर पैदा करने में नवीन शिक्षा अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। ईसाई पादरियों के अनुकरण से अनेक विचारशील और देशभक्त भारतीयों का ध्यान भी नवीन शिक्षा की तरफ गया। राजा राममोहन राय और उनके साथियों के प्रयास से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। ब्रिटिश शासन की तरफ से भारत में अनेक ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाने लगी, जिनमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दी जाने लगी। 1854 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा शिक्षा प्रसार के मौलिक सिद्धांतों और उसके प्रमुख उद्देश्य और उसकी प्रसार पद्धति निर्धारित कर दी गई। औपचारिक रूप से ये कहा जाता रहा कि शिक्षा का उद्देश्य भारतवासियों का नैतिक और आर्थिक विकास करना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और सुधार हुए और शिक्षा के विस्तार ने कुछ गति पकड़नी शुरू की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शिक्षा के क्षेत्र के विकास को हम 3 चरणों के अंतर्गत विभक्त करते हैं। पहला चरण 1854 से 1882 तक का, दूसरा चौपन 1882 से 1904 तक का और तीसरा चरण है 1905 से 1919 के बीच शिक्षा का विकास। पहले चरण में 1854 से 1882 तक चला। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति यद्यपि निराशाजनक रही। शिक्षा का प्रांतीयकरण हुआ। शिक्षा के विस्तार में भारतीयों का भाग भी बढ़ा। मिशनरी शिक्षा को निरुत्साहित भी किया गया था। 1854 के बाद उच्च शिक्षा के अंतर्गत कुछ सुधार किए गए थे। सर चार्ल्स वुड के सुझावों के अनुसार 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1869 में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1869 के मध्य में इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। 1875 में सर सैयद अहमद के प्रयासों से अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। इस अवधि में निजी क्षेत्र में कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज और सिटी कॉलेज, मद्रास प्रांत के पचैयप्पा, विजयपट्टम और टिनवेल्ली कॉलेज, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज और आगरा कॉलेज, लखनऊ का कैनिंग कॉलेज, दिल्ली का स्टीफेंस कॉलेज आदि प्रमुख कॉलेज खोले गए। 1873 में जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय नरेश के पुत्रों के लिए इंग्लैंड की शिक्षण पद्धति के आधार पर 1870 में राजकोट कॉलेज और 1872 में मेयो कॉलेज अजमेर, 1876 में दिल्ली कॉलेज इंदौर और 1886 में एचिसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर दास के अनुसार 1857 के बाद कॉलेजों की संख्या बढ़ने लगी,
माध्यमिक स्कूलों से पास होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने से नए कॉलेजों की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। चूंकि कॉलेजों की शिक्षा और विश्वविद्यालयों की डिग्रियां नौकरियों का निश्चित आश्वासन देती थी, इसलिए लोगों ने कई स्थानों पर कॉलेजों की स्थापना की मांग की। 1882 में बंगाल प्रेसिडेंसी में 27 कॉलेज, मद्रास में 25, उत्तर पश्चिम प्रांत में 11, मुंबई में 6, पंजाब में 2 और मध्य प्रांत में 1 कॉलेज की स्थापना की गई थी। शिक्षा के विकास के प्रथम चरण में प्राथमिक शिक्षा का विकास लगभग नहीं के बराबर हुआ। 1854 तक कंपनी शासन ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया। 1854 के वुड के घोषणा पत्र के बाद यह आशा की गई कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जा सकेगा, लेकिन सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की बजाय उच्च शिक्षा की ओर लगा रहा, जिससे प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा सका। सरकार की उपेक्षा के अतिरिक्त साधारण जनता के पास धन की भी कमी थी, अतः वह प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में रुचि नहीं ले रही थी। गांवों और छोटे नगरों के किसानों और मजदूरों को अपने बालकों को बहुत छोटी आयु में ही स्कूल भेजना पड़ता था, अतः उन्होंने भी नवीन शिक्षा के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। परंपरागत शिक्षा के लिए कुछ अक्षरों का ज्ञान ही पर्याप्त माना जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में प्राथमिक विद्यालय 2 प्रकार के थे, एक प्राचीन ढंग की देशी पाठशालाएं और दूसरी अभिकरणों द्वारा चालू आधुनिक ढंग के विद्यालय। दूसरे प्रकार के विद्यालयों में मिशनरी विद्यालय अधिक महत्वपूर्ण थे। मिशनरियों ने 1854 की नीति को अपने शिक्षा कार्य के विस्तार के लिए अधिकार पत्र मांगा। 1857 के विद्रोह ने उनकी आशाओं पर काफी हद तक पानी फेर दिया। सरकार की ये मांग रही कि ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार से हिंदू और मुसलमान दोनों को चोट पहुंची है और वो इस विद्रोह के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एलन बरो ने भारत सरकार को ये चेतावनी दी कि मिशनरी विद्यालयों को दी जाने वाली शिक्षा न केवल हमारे रास्ते में सफलता के रास्ते में रोड़ा है, बल्कि उससे साम्राज्य की शांति को भी खतरा है। उसका कहना था कि उन्हें सहायता देना बंद किया जाए। चूंकि प्राथमिक शिक्षा विकास संबंधी विवाद का कोई हल नहीं निकल सका था, अतः प्रत्येक को अपनी इच्छा अनुसार नीति पर चलने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। प्रत्येक प्रांतीय सरकार ने अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा नीति अपनाई। बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रांत में हल्का बंदी स्कूल की योजना जारी रही। बंगाल में जॉर्ज कैंपबेल ने शिक्षा के विकास में रुचि लेते हुए इसके लिए 4 लाख की राशि जो थी वो स्वीकृत की। पंजाब में गैर सरकारी स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन इनमें कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता था। मध्य प्रदेश में बंगाल के आदर्श पर ही शिक्षा का प्रसार किया गया था, लेकिन बंबई में देशी स्कूलों की अवहेलना की गई और जगह जगह सरकारी नए स्कूल खोल दिए गए। मद्रास ने मध्य मार्ग अपनाया। यहाँ सरकारी और देशी स्कूलों की संख्या में थोड़ा अंतर था। 1870 के बाद कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय आईएएस की परीक्षाओं में सफल होने लगे। सरकार ने भी 2 कदम उठाए। एक तो परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु कम कर दी और दूसरी ओर आरंभिक शिक्षा की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 1870 में इंग्लैंड में उदारदलीय सरकार ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित कर लॉर्ड मेयो के समय भारतीयों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्राथमिक स्कूल खोले। लॉर्ड रिपन ने, जो 1880 में वायसराय बनकर भारत आया था, ने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसे ये निर्देश दिया गया कि वह तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों को जानकर भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करे।
हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है और विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। डॉक्टर ताराचंद का यह निष्कर्ष है कि बार बार बहुत प्रभावी ढंग से कहे जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पर सरकार की कोई कृपा नहीं रही। परिणाम यह निकला कि देशी पाठशालाएं लगभग समाप्त हो गई। यद्यपि जनता को निरक्षरता से बहुत हानि थी, क्योंकि गांव के लोगों में शिक्षा के प्रसार के बिना खेती के तरीके, देहाती सहकारिता, खेतीहर कानूनी स्थिति की उन्नति या उनकी दशा सुधारने के संबंध में कोई भी कदम सफल नहीं हो सकता था। खेती की प्राचीन पद्धति अपने मध्ययुगीन संगठन और तरीकों के साथ जारी रही थी। आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों को नगरपालिका और जनता से प्राप्त सहायता, छात्रों की फीस और सरकार के बहुत कम अनुदानों पर निर्भर होना पड़ता था। 1881 से 1882 में प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का हिस्सा कुल खर्च 70 लाख में से केवल 16.17 लाख था। परिणाम ये निकला कि 20 करोड़ आबादी वाले ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की संख्या 21 लाख या 1% रही थी। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी और सरकारी नौकरियां पाने की आशा में अंग्रेजी भाषा सीखने की तीव्र इच्छा होने लगी। प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण सरकार ने भी शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया। सरकार ने अपनी ओर से अनेक माध्यमिक स्कूल खोले। निजी प्रयासों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाने लगा। परिणाम ये निकला कि 1854 में राजकीय विद्यालयों की संख्या जहां 169 थी और पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 18,343 थी, वहीं अब उनकी संख्या 1,882 और छात्रों की संख्या 44,605 हो गई थी। 1882 तक भारत में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की संख्या 1363 हो गई थी, जिसमें लगभग 45,000 छात्र पढ़ रहे थे। शिक्षा निर्देश जारी किए जाने वाले वर्ष में इस तरह के स्कूलों की कुल संख्या 169 थी। वुड के शिक्षा निर्देश के बाद मिशनरियों ने भी माध्यमिक स्कूल स्थापित करने में अपने आप को सबसे आगे रखा, लेकिन समय के साथ साथ देश के सभी भागों में लोगों ने माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुचित योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा का मूल्य हिंदू बहुत अनुभव करने लगे थे, अतः वे इसे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। केवल मुसलमान ही अब तक पिछड़े हुए थे और पाश्चात्य शिक्षा पर संदेह करते थे। यद्यपि सर सैयद खान ने मुसलमानों के इस रुख को बदलने का अभियान शुरू किया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की कमियों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर दास ने लिखा है कि घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि इस शिक्षा में शुरू से ही कुछ कमियां रह गई। एक तो माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की मातृभाषा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सभी विषयों का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही बनी रही। 1854 के शिक्षा निर्देशों में तो उद्देश्य केवल छात्रों को मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में से ही छात्रों को ज्ञान दिलाना था, लेकिन जब शिक्षा विभागों ने अंग्रेजी की ओर इतना ध्यान दिया तो देशी भाषाएं विभिन्न विषयों में से केवल एक विषय बनकर रह गई। माध्यमिक स्कूलों के छात्र बहुत छोटी आयु में ही प्रवेश पा लेते थे। उन्हें अपनी मातृभाषा पर भी कोई विशेष अधिकार नहीं था। अंग्रेजी भाषा का भी उन्हें मामूली ज्ञान होता था। अतः एक विदेशी भाषा के जरिए विभिन्न विषयों को समझना और ज्ञान प्राप्त करना उनके बस की बात नहीं थी। आरंभिक शिक्षा के बाद ये माध्यमिक स्तर पर बहुत ही मामूली अंग्रेजी पढ़ते थे। दूसरी कमी ये थी कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान बनकर रह गया था। इन सब कमियों के बावजूद भी हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से देश में पाश्चात्य ढंग से उदार शिक्षा का प्रसार हुआ। फलस्वरूप भारतीय छात्र इतिहास, भूगोल, बीजगणित, ज्यामिति,
अन्य विषयों में आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर सके। 1854 के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास आरंभ हो गया। 1854 के वुड के घोषणा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1858 में तक 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों विश्वविद्यालयों की प्रकृति परीक्षा संस्थानों जैसी ही थी। डॉक्टर जैन और भारद्वाज ने लिखा है, तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना अलग अलग 3 अधिनियमों के द्वारा की गई थी, लेकिन इनके मूलभूत सिद्धांत प्राय समान थे। विश्वविद्यालय के प्रबंध के लिए एक सीनेट का भी निर्माण किया गया था। कुलपति के अतिरिक्त उप कुलपति और फेलो होते थे। कुलपति प्रांत का गवर्नर होता था। फेलो 2 प्रकार के होते थे, एक पदेन और दूसरा साधारण। पदेन सदस्यों में मुख्य न्यायाधीश, बिशप आदि होते थे। साधारण सदस्यों में भारतीय विद्वानों को रखा जाता था। प्रशासन को भली प्रकार से चलाने के लिए एक छोटी कार्यकारिणी का निर्माण किया जाता था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इसके अलावा उस युग में व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया था। वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, उनमें कानून, चिकित्सा और निर्माण कला के विभाग भी खोले गए थे। 1860 में पंजाब में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसी प्रकार कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में बंगाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। पूना में स्थापित यंत्र शास्त्र के विद्यालय को विकसित करके इंजीनियरिंग कॉलेज का रूप दिया गया। कृषि विभाग की भी स्थापना की गई। मद्रास में सैदियत नामक स्थान पर 1864 से परीक्षण के लिए सरकार ने एक कृषि फॉर्म खोला था। अब उसका विकास करके कॉलेज के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया था। देश की वन संपत्ति का उचित उपयोग करने के लिए और जंगलों की रक्षा के लिए 1878 में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल खोला गया। पुणे में भी इसी प्रकार का कॉलेज स्थापित किया गया। घरेलू उद्योग धंधों के शिक्षा प्रदान करने के लिए और कला का प्रशिक्षण देने के लिए 1875 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स खोला गया। अध्यापकों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों में अनेक ट्रेनिंग स्कूल्स खोले गए। बंबई प्रांत में 1882 तक 9 ट्रेनिंग स्कूल खोले जा चुके थे, जिनमें 7 पुरुषों के लिए और 2 स्त्रियों के लिए था। मद्रास में 32 ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जा चुके थे। 1882 तक समस्त भारत में 106 नॉर्मल स्कूल खोले जा चुके थे, जिनमें लगभग 2386 पुरुष और स्त्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। माध्यमिक और कॉलेजी शिक्षा की प्रगति का संबंध भारत के जागरण से था, जो इन दशकों में बहुत तेजी से था। राजनीतिक जागृति का यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था, जिसकी पूर्ण आहुति 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में जाकर हुई थी। इस साल 48,000 छात्र माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे और तब तक 48,000 से अधिक लोगों ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर ली थी। 1885-86 में माध्यमिक स्कूलों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमें से 2,65,000 केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 1880 में लॉर्ड रिपन के वायसराय होने पर शिक्षा की प्रगति और बढ़ गई। रिपन ने समाज की वास्तविकताओं का पता लगाने और प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुण दोष को समझने के लिए 1882 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया, जिसका अध्यक्ष उसने सर विल्सन हंटर को बनाया। इस आयोग में कुछ भारतीय और मिशनरियों सहित 20 सदस्य थे। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा विकास पर बल दिया गया,
लेकिन सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अतः हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच करना था। 1880 में इंग्लैंड में ब्रिटिश जनता को अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए आरंभिक शिक्षा कानून पारित किया जा चुका था। अतः इसका प्रभाव वायसराय पर पड़ना स्वाभाविक था। आयोग के सदस्य भी प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहते थे। हंटर आयोग के उद्देश्य इस प्रकार थे। हंटर आयोग यह देखना चाहता था कि सरकार ने वुड के घोषणा पत्र की सिफारिश को उचित रूप से प्रतिपादित किया है या नहीं। दूसरा, 1854 के घोषणा पत्र की सिफारिशों को भविष्य में क्रियान्वित करना। तीसरा, यह देखना कि क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करके उच्च और माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। यह पता लगाना कि देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा की क्या दशा है और उसके विकास के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा खोले गए राजकीय विद्यालयों की स्थिति का पता लगाना और ये देखना कि देश को उनकी आवश्यकता है या नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था में पादरियों के मिशन स्कूल की स्थिति ज्ञात करना और सहायक अनुदान प्रणाली की समीक्षा करना और शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की क्या नीति हो, ये निश्चित करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग ने अनेक बैठकें ली, लगभग 8 माह तक सारे देश का दौरा किया, प्रांतीय सरकारों से रिपोर्ट मांगी, विविध शिक्षा संबंधी सूचनाएं एकत्रित की और 10 माह बाद मार्च 1883 में 1883 में एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। उच्च शिक्षा संबंधी सिफारिशें। सरकार को उच्च शिक्षण संस्थाओं के सीधे संचालन या प्रबंधन से अपना हाथ धीमे-धीमे हटा लेना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार द्वारा कॉलेजों के लिए सामान्य वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान निर्धारित किया जाना चाहिए। हंटर आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विभिन्न कॉलेजों में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। तीसरा, नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक हो जिसमें धर्म के आवश्यक और मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख हो, वो तैयार करवाई जाए और उसे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाए। कॉलेजों में छात्रों से ली जाने वाली फीस और उनकी उपस्थिति के संबंध में कुछ सामान्य नियमों का पालन किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति से संबंधित नियमों को भी नए सिरे से बनाना चाहिए। हंटर आयोग ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा संबंधी भी कुछ सिफारिशें की थी, जो इस प्रकार थी। हाई स्कूलों में 2 प्रकार की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। एक प्रवेश परीक्षा के लिए हो और दूसरे विद्यार्थियों को व्यापारिक या अन्य व्यवसायों के लिए दी जानी चाहिए। दूसरे, स्कूलों में पुस्तकालय और फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी सिफारिश हंटर आयोग ने की, राज्य की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए स्थानीय सहयोग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय सहयोग के बिना प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को सौंप दिया जाए। इन स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा खर्च का 1/3 भाग अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए। सारांश के रूप में आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि 1854 के नीति पत्र या वुड के घोषणा पत्र में निर्देशित शिक्षा पद्धति बिल्कुल सही थी और उसमें किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। आयोग की सिफारिशों ने इस घोषणा पत्र के सिद्धांतों का अनुमोदन किया और कहा कि यदि कभी शिक्षा को सही रूप से चलाया है तो केवल सरकारी प्रबंध में नहीं बल्कि बहुत कुछ हद तक जनता के द्वारा इसका संचालन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बारे में आयोग का इस बात पर बल था कि सरकार बहुत जोरों के साथ ये प्रयत्न करे कि पहले से अधिक मात्रा में इस प्रकार की शिक्षा चालू हो।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को पिछड़ी हुई आदिवासी जातियों में फैलाया जाए। आयोग ने यह परामर्श दिया कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड के हाथ में सौंप देना चाहिए, किंतु आयोग यह सिफारिश नहीं कर सका कि इंग्लैंड की तरह ही इस देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। हंटर आयोग ने संयुक्त प्रांत में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता को समझा। आयोग के सुझावों ने एक नए विश्वविद्यालय के लिए आधार तैयार किया। फलस्वरूप 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत सरकार ने हंटर आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली और 1881 से 1882 के बाद शिक्षा का प्रसार पूर्व की अपेक्षा अधिक तेजी से हुआ। कॉलेजी और माध्यमिक शिक्षा का विकास तीव्र हो रहा था, जबकि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति शोचनीय बनी हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की उल्लेखनीय बात यह रही कि कुलीन वर्ग ने शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव तो किया, लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट था कि उसे न तो सरकारी नौकरी की आवश्यकता थी और न ही कोई पृथक व्यापार करने की। मध्यम वर्ग और उससे भी अपेक्षाकृत कम धनी वर्ग अंग्रेजी शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ, क्योंकि उसने इस शिक्षा को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक साधन समझा। इन सब कारणों से भारत की शिक्षा संस्थाएं ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं की भांति न तो कुलीन वर्गों के आकर्षण का केंद्र बन सकी और न ही बौद्धिक अनुसंधान, मौलिक चिंतन और संस्कृति का केंद्र बन सकी। वे तो केवल नौकरी तलाश करने वालों और अंग्रेजों की प्रशंसा करने वालों का प्रमुख केंद्र बनी रही। हिंदुओं में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ रहा था, जबकि मुसलमानों का यह आकर्षण कम था। मुसलमानों को यह आकांक्षा बनी रहती थी कि अंग्रेजी शिक्षा से इस्लाम धर्म के प्रति मुस्लिम छात्रों में अरुचि पैदा हो जाएगी। यही कारण था कि हिंदू विद्यार्थियों की तुलना में मुस्लिम विद्यार्थी की संख्या बहुत कम थी। 1881 से 1882 के दशक के अंत में अंग्रेजी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत कुल छात्र संख्या का केवल 3.65% था। सर सैयद अहमद जैसे नेता चाहते थे कि मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा विश्व के अन्य देशों में बढ़े और इसके लिए वे उच्च अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुख साधन समझते थे। उनकी ये इच्छा थी कि मुसलमान अधिक से अधिक संख्या में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे। इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मुसलमान अपनी शिक्षा अलीगढ़ कॉलेज से ही प्राप्त करें। हंटर आयोग ने मुस्लिम मकतबों को प्रोत्साहन देने की बात कही और कहा कि मुस्लिम विद्यालयों के लिए विशेष मानक निर्दिष्ट किए जाएं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में मुसलमानों की शिक्षा के लिए हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग मुख्य माध्यम के रूप में किया जाए। हिंदुस्तानी की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध हो, विशेष छात्रवृत्तियां हो, फीस माफ की जाए। मुस्लिम वक्फ के धन से अंग्रेजी स्कूल खोले जाएं, जहां मुसलमान शिक्षक रखे जाएं और मुस्लिम निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, ताकि मुस्लिम शिक्षा की उन्नति हो। डरफिन सरकार ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना स्वीकार किया और आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि 1891-92 में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत बढ़कर अंग्रेजी 8 कॉलेजों में 5.9% और व्यावसायिक शिक्षा कॉलेजों में 7.5% और माध्यमिक विद्यालयों में 1.4% हो गया था। परंतु उच्च शिक्षा में हिंदू और मुसलमानों में विशेष विषमताएं जो थी वो बनी रही थी। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन
भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारतीयों की शिक्षा समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया। कर्जन का विचार था कि उच्च शिक्षा पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। कर्जन का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव और भारत के राजनीतिक असंतोष और अधिकारों की मांग को कम करना था। उसका ये विश्वास था कि यदि उच्च शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो कांग्रेस का आंदोलन शिथिल हो जाएगा। कर्जन ने 1901 में शिक्षा पर सरकारी अधिकारियों के परामर्श के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पास करके कर्जन के विचारों को एक व्यवस्थित रूप दिया गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संबंधी सुधार सुझाव प्रस्तुत किए गए और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देने के प्रश्न पर सरकारी नियंत्रण के विस्तार की बात कही गई। भारतीय प्रेस में कर्जन की नीति की तीव्र आलोचना हुई और बाध्य होकर कर्जन को जनवरी 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करना पड़ा, जिसके अध्यक्ष थॉमस रेले था। रेले कमीशन ने भारत के विभिन्न प्रांतों का दौरा कर 1902 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित कॉलेजों को आसानी से मान्यता न देने, विश्वविद्यालय को विभिन्न संस्थाओं में सरकारी प्रतिनिधि का विस्तार करने, विधि शिक्षा को केंद्रित न करने के सुझाव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन प्रस्तावों की कटु आलोचना की, लेकिन कर्जन ने इन सब की उपेक्षा करते हुए 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर दिया, जिसकी धाराएं कुछ इस प्रकार थी। विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। अब वे प्रोफेसर और लेक्चररों की नियुक्ति कर सकते थे। उच्च ज्ञान के विस्तार और उत्थान के लिए वे पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का भी आयोजन कर सकते थे। छात्रों को अनुशासित करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक नियम बनाने की सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। तीनों पुराने विश्वविद्यालयों के सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 निर्धारित कर दी गई थी। नए विश्वविद्यालयों के लिए यह संख्या क्रमशः 40 और 75 की गई थी। विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या भी 20 से कम कर दी गई और यह निश्चित किया गया कि दूसरे विश्वविद्यालयों में से 15 फेलो चुने जाए। कॉलेजों को मान्यता देने के नियम पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बना दिए गए। सिंडिकेट को यह अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकता अनुसार समय समय पर मान्यता प्राप्त कॉलेजों का निरीक्षण करें। प्रोफेसर और प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई और यह निश्चित किया गया कि सरकार नीति संबंधी प्रश्न सरकार की अनुमति के बिना तय नहीं किए जाए। सिंडिकेट को कानून स्वीकृति प्रदान की गई और इस बात पर बल दिया गया कि उनमें अधिक से अधिक अध्यापकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अभी तक विश्वविद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमा को निश्चित नहीं किया गया था। इनमें से कुछ कॉलेजों का 2 विश्वविद्यालयों से संबंध स्थापित किया गया था। अतः अधिनियम के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह सपरिषद विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमाओं को निश्चित करे और इस प्रकार प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जो थे वो निश्चित हो गए थे। अब विश्वविद्यालयों को स्नातक शिक्षा के प्रबंध में भी अधिकार दे दिए गए थे। विश्वविद्यालय अधिनियम का भारतीय क्षेत्रों में उग्रता के साथ विरोध किया गया। अधिकांश भारतीय सोचने लगे कि लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण रख के उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं। उनके अनुसार गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 1905 से 1919 के बीच शिक्षा का विकास। इस अवधि में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई।
1910 से 1911 तक देश के प्राथमिक स्कूलों की संख्या लगभग 1,19,000 हो गई। 1910 और 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधान परिषद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर अपना एक बिल रखा, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1913 में 91,000 नए स्कूल खोलने की घोषणा की गई। माध्यमिक स्कूलों की संख्या में भी काफी वृद्धि की गई। 21 फरवरी 1913 को भारत सरकार ने शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव की धाराएं कुछ इस प्रकार थी। प्राइमरी स्कूलों का विस्तार किया जाए, उचित स्थानों पर अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाए, सहायता प्राप्त स्कूलों के स्थान पर बोर्ड के स्कूल स्थापित किए जाए, मदरसों और पाठशालाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के ट्रेनिंग और उनके वेतन वृद्धि आदि पर बल दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयत्नों के महत्व पर बल दिया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए। 1917 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर E.A. सैडलर थे। इस आयोग के 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। यह आयोग मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन ये समस्याएं थोड़ी बहुत सभी भारतीय विश्वविद्यालयों से संबंधित थी। आयोग की मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध और संचालन के लिए एक सेकेंडरी और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। तीसरा, इंटरमीडिएट के बाद बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। प्रतिभावान छात्रों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम लागू किया जाए। विश्वविद्यालयों पर से सरकारी नियंत्रण कम किया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार हल्का करने के लिए ढाका में एक नए शैक्षिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक अलग से बोर्ड बनना चाहिए। अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए और इसके लिए ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाने लगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर सिंघल ने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्य डॉक्टर सिंघल ने कहा है कि यह शिक्षा विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो इस देश की परंपराओं और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न और अनभिज्ञ थे। आरंभ में तो उनका लक्ष्य केवल धर्म का प्रचार करना और शासन चलाना था। बाद में यहाँ के निवासियों को साक्षर करना, कुछ लोगों को नौकरी देना, अपनी सभ्यता और संस्कृति में ढालना तथा आधुनिक युग के ज्ञान और विज्ञान की जानकारी कराना था। यद्यपि ऐसे अंग्रेजों की कमी नहीं थी जो भारतीय संस्कृति को समझते थे। वह मैकालो की शिक्षा पद्धति का खंडन करते थे, लेकिन जिनके धर्मों के शासन और शिक्षा की बागडोर रही, वे पाश्चात्य रंग में रंगे हुए थे। सबसे बड़ी कमी अंग्रेजी शिक्षा की यह रही कि वह इसमें व्यवहारिकता का अभाव था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति केवल सरकारी नौकरी के स्वप्न देखता था और केवल वही कार्य कर सकता था। उसकी कोई महान आकांक्षाएं नहीं थी और न ही वह जिम्मेदारी का कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता था, चाहे शहरी छात्र हो या ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र हो। सभी यही चाहते थे कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली जाए। बड़े व्यापार, कृषि, उद्योग के कार्यों में कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता था।
पढ़े लिखों की इस मनोदशा का परिणाम यह हुआ कि जहां अन्य देशों में शिक्षा और समाज विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की प्रगति में एक दूसरे के सहायक होते रहे, वहीं हमारे देश में शिक्षा और शिक्षालय अपनी अलग ही खिचड़ी पकाते रहे और एक काल्पनिक दुनिया में विचरण करते रहे। परिणाम स्वरूप शिक्षा और वास्तविक दुनिया के बीच एक चौड़ी खाई पड़ गई थी। शिक्षा पर जो धन और शक्ति का व्यय हुआ वह अधिकांशतः व्यर्थ ही गया था। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का यह दोष भारत के स्वतंत्र होने पर भी अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है।